टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से है। बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र के छतुइया गांव में मनचलों से परेशान नाबालिग किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और साथ ही मृतका के परिजनों ने उजानी कोतवाली पुलिस के कार्रवाई के लिए सूचना दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका रिंकी 15 वर्षीय पुत्री मनीष निवासी छतुइया कोतवाली उजानी की रहने वाली है। बदनामी के डर के कारण हमारे पूरे परिवार ने कभी भी पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, परिजनों का कहना है। परिजनों ने बताया कि गांव के ही 2 लड़के कई महीनों से मेरी बेटी को तरह तरह की करते थे छेड़खानी उसके साथ, और साथ ही बामुश्किल अपनी आबरू बचाकर रोती हुई वापस घर लौटकर आई बेटी और साथ ही परिजनों को पूरी जानकारी दी। गांव के ही 2 लड़कों ने जब मेरी बेटी को भूसा लाने गई तो उसके साथ दोनों आरोपियों ने उसे दबोच लिया। परिजन जब शिकायत करने आरोपी लड़कों के घर गए तो परिजनों ने उल्टा उससे ही लड़ाई झगड़ा कर डाला, जिसके चलते मेरी बेटी ने आज रविवार को, आपको बताते हैं बीती शाम रविवार को 2 बजे के समय घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उजानी कोतवाली पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारी बेटी खेत पे भूसा निकालने गई थी तो 2 गांव के लड़के हैं, उनका एक का नाम है कन्हैया, एक का नाम है अनमोल। उन्होंने लड़की के साथ में ज़बरदस्ती छेड़खानी करी तो लड़की हमारी रोई और हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ से भाग गए। घर पर उसके पहुँचे तो घर वाले और लड़ने को तैयार हो गए। उस शर्म से हमारी लड़की ने फांसी खा ली और फांसी करके अपनी अंतिम हत्या कर ली। पुलिस को सूचना वगैरह दी है? पुलिस को सूचना जी हमने आज 112 को कॉल करी और थाने को कॉल करी, तब फोर्स पहुँचा है। अच्छा, कोई तहरीर वगैरह दी है? तहरीर वगैरह नहीं दी जी। शाम को हुज्जतबाजी हुई तो अपनी बेइज्जती की वजह से हमने गांव वालों ने समझा दिया था, छुपा लिया था। लड़की को नहीं बेइज्जती सहन हुई तो उसने शर्म से फांसी खा ली। संडीला तहसील के इंडस्ट्रियल एरिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। हिंदू रक्षा समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह द्वारा किया गया, जिसमें मंडल सोम साई मंदिर सेमरी पर 14 जनवरी 2026 को होने वाले हिंदू सम्मेलन की रूपरेखा पर चर्चा कर गई और साथ ही इससे सफल बनाने का संकल्प लिया गया। जिला कार्यवाह तीर्थराज, जिला प्रचारक कमलेश सह, जिला कार्यवाहक ब्रजमोहन, खंड कार्यवाह अखिलेश, भाजपा मंडल अध्यक्ष ग्रामीण संजीव महाकालेश्वर, कावड़िया संघ के अध्यक्ष दिनेश, खंड प्रचारक रोहित, गौ गीता गंगा प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक सहित प्रदीप, विजय, शिव नारायण, जालिम सिंह व अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शाहजहांपुर में गरीब और अनाथ बच्चों की प्रतिभा को मंच देने वाला एक भव्य आयोजन देखने को मिला। गुरुकुल सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित जिला स्तरीय युवा प्रतिभा मंच कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर केपी गुप्ता मौजूद रहे। शाहजहांपुर के श्री कल्याण सिंह समुदाय केंद्र में आयोजित जिला स्तरीय युवा प्रतिभा मंच कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत अलीशा ग्रुप द्वारा सरस्वती वंदना से हुई। इसके बाद हर्षिता वर्मा ने शिव तांडव की और साथ ही प्रभावशाली प्रस्तुति दी। वहीं कोमल गुप्ता के देशभक्ति नृत्य ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया और साथ ही ककोड़ा देसी बॉयज टीम की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रस्तुतियों के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष समाज सेवी कुमार सागर और मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज डॉक्टर केपी गुप्ता ने प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया है और साथ ही लगातार 11 माह तक पीटीएम में शामिल होने वाले अभिभावकों को मैरोज सीमा वर्मा और साथ ही गुड्डी वर्मा और गुड्डी गुप्ता को गार्डियंस ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया गया और साथ ही इसके साथ ही ट्रस्ट के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने वाले पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष कुमार सागर ने बताया कि गुरुकुल सेवा ट्रस्ट 2014 में गरीब और अनाथ बच्चों के लिए लगातार कार्य कर रहा है। आज ट्रस्ट के 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी क्रम में हमने 8वीं बार युवा प्रतिभा मंच का आयोजन किया है ताकि बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले। आज हमारी संस्था को 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संस्था 2014 से लगातार वर्क कर रही है, जिसको लेकर के आज संस्था ने पहली बार नहीं कहेंगे, आज लगभग युवा प्रतिभा मंच सीजन 8 था।
युवा प्रतिभा मंच लगातार हम लोगों ने 8 सालों से ऑर्गेनाइज करते चले आ रहे हैं, लेकिन संस्था को रजिस्टर्ड हुए आज 11 साल पूरे हो गए, 12वीं साल लग गई है। तो संस्था के माध्यम से प्रत्येक वर्ष जिले के समस्त प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए संस्था जिला स्तरीय युवा प्रतिभा मंच आयोजित करती है, जिसमें संस्था में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और जिले स्तर के जितने भी छात्र छात्राएं होते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, नाटक वाले, उन सभी को संस्था रजिस्टर्ड करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है ताकि वो अपनी प्रतिभा समाज के सामने ला सकें। इसके अलावा आज ही के दिन हमारी संस्था में 2 अवार्ड दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अलग बात है। हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष पूरे इंस्टीट्यूट से नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स, अटेंडेंस और डिसिप्लिन में पूरे साल रहकर के अच्छी परफॉर्मेंस देता है, संस्था उसे प्रत्येक वर्ष स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है, जो अभी हाल ही में दिया जाएगा। इसके अलावा संस्था द्वारा प्रत्येक महीने पीटीएम यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी आयोजित की जाती है, जिसके तहत संस्था प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन युवा प्रतिभा मंच में उन गार्जियन को भी बेस्ट गार्जियन का अवार्ड देती है जिन्होंने लगातार 11 महीने आकर के संस्था में पेरेंट्स टीचर मीटिंग आकर के अटेंड की है। क्योंकि जून के महीने में हम लोग पूरी छुट्टी रखते हैं, उस महीने को बेस्ट गार्जियन अवार्ड में नहीं जोड़ा जाता है। जो पूरे 11 महीने तक गार्जियन अपने बच्चों के लिए पीटीएम में अटेंडेंस फुल देते हैं, तो उस दृष्टिकोण से उन गार्जियन को बेस्ट गार्जियन का अवार्ड आज ही पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वामा साथी उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन तथा आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से दिनांक 4 जनवरी 2026 को रिजर्व पुलिस लाइन अमरोहा में वामा वेलनेस कैंप के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का सफल आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारजनों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किया गया इसे, जिसमें 50 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस परिवारजन विशेषकर महिलाएं एवं बच्चों ने सहभागिता कर निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया है। चिकित्सा शिविर में जिला होम्योपैथिक चिकित्सालय अमरोहा से पधारे डॉक्टर अमित प्रकाश त्यागी, चिकित्सा अधिकारी श्री स्वतंत्र कुमार, फार्मासिस्ट श्री राहुल कुमार एवं उनकी टीम द्वारा उपस्थित पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में और साथ ही कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को निःशुल्क होम्योपैथिक परामर्श प्रदान किया गया है। शिविर के दौरान बदलते मौसम में होने वाली सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण, एलर्जी एवं अन्य सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई तथा सभी लाभार्थियों को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क होम्योपैथिक दवाओं का वितरण भी किया गया है। इस अवसर पर वामा वेलनेस टीम के सदस्य, प्रतिसार निरीक्षक अमरोहा सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। खबर कानपुर नगर से है, जहां स्वामी विवेकानंद युवा समिति के द्वारा आगामी 12 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर संपन्न हुई तैयार बैठक। आपको बता दें कि 30 से 40 हजार युवा होगा इकट्ठा। साइबर क्राइम के मामलों को लेकर किया जाएगा जागरूक। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा समिति के द्वारा आगामी 12 जनवरी को लाजपत भवन में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 30 से 40 हजार युवा इकट्ठा होंगे और साथ ही साइबर क्राइम के मामलों को लेकर सभी को जागरूक किया जाएगा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारीगण भी उपस्थित होंगे। अध्यक्ष स्वामी विवेकानंद युवा समिति ने बैठक को संबोधित करते हुए, जिसमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष कल्याणपुर जनक सिंह चौहान, अशोक सिंह दद्दा, पूर्व पार्षद अशोक दुबे और साथ ही IAS अग्निहोत्री, सुशील दुबे, राहुल कुमार, अजय यादव, संजय गुप्ता और शैलेंद्र शुक्ला, DK शुक्ला, दिनेश मिश्रा, देव शुक्ला, डॉक्टर अनुराग शर्मा आदि एवं सैकड़ों की संख्या में युवा उपस्थित रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आज यहाँ पर आप आए हैं, क्या कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ? देखिए, स्वामी विवेकानंद हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पूरे विश्व में उन्होंने भारतीय संस्कृति का डंका बजाया। क्योंकि एक स्वामी विवेकानंद युवा समिति हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है, जो युवाओं को जागरूक करने का काम करती है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर लाजपत भवन मोती झील में युवाओं को जागरूक करने के लिए और समाज में बढ़ रहे जो साइबर क्राइम है या जो ड्रग्स माफिया और नशे की तरफ युवा बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। साथ में
अगर भूलवश या गलती से कोई भी व्यक्ति उस साइबर क्राइम में फंस गया है तो उसको कैसे बाद में जाके अपने आप को बचा पाए, ये व्यवस्था देने के लिए उस वर्कशॉप में जो है साइबर क्राइम से संबंधित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और इसके जो विशेषज्ञ हम सबको अपना मार्गदर्शन देने के लिए आ रहे हैं। आज कल्याणपुर विधानसभा के इस कल्याणपुर मंडल में युवाओं के साथ उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और बाद में अपने घर में, अपने नज़दीक में, अपने मोहल्ले में लोगों को जागरूक करें। इस विचार के आज ये बैठक का आयोजन कल्याणपुर मंडल में हमारे मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया था। नववर्ष के अवसर पर कल्याणपुर स्थित अपने निज निवास में भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश तिवारी ने एक चाय पर चर्चा का एक विशेष कार्यक्रम रखा है, जिसमें भाजपा के कई कार्यकर्ता, अधिवक्ता एवं क्षेत्रीय लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र की कई समस्याओं एवं पार्टी के कार्यों के लिए विषयों पर चर्चा संपन्न हुई। इसी दौरान भाजपा नेता ब्रजेश तिवारी ने कई लोगों का पटका व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कैलेंडर नववर्ष 2026 की शुरुआत एवं बधाई दी। भाजपा नेता बोले कि ब्राह्मण सपरिवार और साथ ही ब्राह्मण सभी समाज के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और दे रहे हैं और देते रहेंगे। और साथ ही विपक्ष ब्राह्मणों का मुद्दा उठाकर राजनीति को गरमाने की कार्य कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। उपलक्ष्य आज सब में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। नए वर्ष की सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी है, सब लोगों ने हमें दी, हम सब लोगों ने दी। चाय पे चर्चा हुई, सबका नया वर्ष मंगलमय बीते, ऐसे सब लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दिया। एक विषय समय यूपी में चर्चा में चल रहा है, जिसमें यूपी की राजनीति में ब्राह्मणों का क्या महत्व है। और अभी देखा गया विधानसभा सत्र के दौरान अन्य समाज के लोग के विधायकों में वो समस्याएं नहीं दिखी जो ब्राह्मण समाज के विधायकों में आपस में समस्याएं दिखी। सरकार को लेकर, संघ को लेकर क्या कहेंगे विषय में? देखिए, ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है और ब्राह्मण सब जात धर्म से जुड़ा हुआ है और ब्राह्मण हमेशा बीजेपी का साथ दिया है और रहेगा। देखिए, ये अलग का एक विषय है कि साथ में आज हम ही लोग चाय पी रहे हैं, यहाँ सभी बिरादरी के लोग हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा हैं। तो एक ये मुद्दा बनाने का और राजनीति गरमाने का एक विपक्ष का अपना बहाना है कि वो क्या बहाना लेके मार्केट में जा रहे हैं। ऐसी कोई चर्चा नहीं है मेरे हिसाब से, ना हम लोगों में कोई ऐसी बात है। और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ब्राह्मण रहा है और आज भी है और रहेगा। और विधायक कुछ मतलब पार्टी से और कुछ अंदरूनी समस्याओं को लेकर नाराज दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा जो टिकट देने में भी है वो भी बीजेपी हमारी पार्टी है और सारे ब्राह्मणों का मान सम्मान, हर बिरादरी धर्म का मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कोई नहीं कह सकता है कि किसी भी प्रकार को किसी प्रकार में किसी को जोड़ा जा सके। मान सम्मान और सारा कुछ करने काम हर बिरादरी, हर धर्म का काम करती है। आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, आगामी किस प्रकार की अपने विधानसभा क्षेत्र में तैयारी को लेकर आपका इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके के योजना बनाए जा रहे हैं, योजना है? देखिए, अब पार्टी का हमारे यहाँ जो है संघ और संगठन, जो संगठन निर्णय लेगा उस पे हम लोग हैं। संगठन कल को निर्णय अगर किसी पे कहता है कि इनको चुनाव लड़ाना है या चुनाव खुद लड़ना है तो उस पर हम लोग लड़ाने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हैं और हमारी सारी टीम तैयार है। खबर श्रावस्ती से है, जहां कोना थाना क्षेत्र के जयचंद्रपुर कटघरा गांव में रविवार को कुत्ते के हमले से 6 वर्षीय मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। घर के सामने खेल रही बच्ची पर अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने दौड़कर किसी तरह बच्ची को बचाया है।
शाहजहांपुर से एक सकारात्मक और स्वास्थ्य से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर वासियों को ओपन जिम की सौगात मिली है। शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर वार्ड संख्या 3 स्थित सिटी पार्क के 3 पार्कों में नगर निगम द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नवनिर्मित ओपन जिम का लोकार्पण आज प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया है। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, क्षेत्रीय पार्षद सहित नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावस्ती, आपको बता दें कि क्षेत्रवासी भी शामिल हुए और साथ ही क्षेत्रवासियों ने नगर निगम द्वारा कराए गए विकास कार्य की सराहना की और कहा कि ओपन जिम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को नियमित व्यायाम की सुविधा मिलेगी। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि ओपन जिम से आम जनमानस को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर वर्ग को स्वास्थ्य से जुड़ी बेहतर सुविधा मिले। स्मार्ट सिटी योजना के तहत तैयार किए गए ओपन जिम से न केवल स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर के पार्क को भी और अधिक उपयोगी बनाने की ये पहल है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के आह्वान पर जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर कई नई चेहरों ने सदस्यता ग्रहण की है। बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए क्षेत्रीय मुद्दों पर मजबूती से लड़ने का संकल्प लिया गया और संगठन के विस्तार हेतु नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में आज मजबूत महोबा जनपद के जिला कार्यालय में एक दिवसीय संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया गया है और साथ ही संगठन को मजबूती देते हुए श्रीकांत चौरसिया को जिला सह सचिव, विकास शुक्ला को जिला सचिव और शंकर लाल सोनी को जिला उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, भवानी सेना की जिलाध्यक्ष माया सैनी और यूथ विंग की जिलाध्यक्ष नेहा धुरिया ने अपनी टीम के नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की है। वहीं युवा सेना के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चंदेल ने शशांक मिश्रा को महासचिव और लक्की कुमार को सह सचिव नियुक्त कर युवाओं को सक्रिय रहने का मंत्र दिया है। शिवसेना पार्टी की और पार्टी का जो हमारा संगठन का उद्देश्य हिंदुत्ववादी राष्ट्र का उद्देश्य है और पार्टी के विस्तार हेतु आज हमने मीटिंग रखी है। इसका उद्देश्य संगठन का विस्तार और 2027 के आगामी चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश में पेश करना, यही हमारा लक्ष्य है। मुद्दे जो होंगे वो क्षेत्रीय मुद्दे भी हमारे होंगे और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का भी हमारा मुद्दा होगा और पार्टी हमारी 2027 में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। विधानसभा में हम लोग एक उभरती हुई पार्टी के रूप में आज अग्रसर हो रहे हैं और हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैनवाड़ी ये हम लोगों का आज गठन हुआ है पार्टी का शिवसेना का, जिसमें मैं भवानी सेना की मैनवाड़ी जिलाध्यक्ष हूँ। तो आने वाले समय में सभी का साथ, सभी का विकास होगा और हमारी पार्टी सभी के साथ में मिलकर काम करेगी और जो भी समस्या होंगी सभी की हल होंगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना मंडी धनौरा पुलिस ने किया है चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। बताते चले कि थाना मंडी धनौरा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सीपिया फार्म निवासी सोनू उर्फ सूरजपाल पुत्र गुरमेश सिंह को पॉलिटिक्स की जकीरैन और साथ ही 20 लीटर अवैध प्लास्टिक की जेरिकैन 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत थाना मंडी धनौरा पर मुकदमा पंजीकृत कर उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है। संतलाल हाता के लोग प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलने पहुंचे मोती झील। प्रभारी मंत्री आज मोती झील में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और सैकड़ों की तादाद में होते ही भीड़ आती देख पुलिसकर्मियों ने सभी को रोका है। पोस्टरों के साथ जमकर नारेबाजी, मेयर के बेटे पर जमीन कब्जाने का प्रयास का आरोप। बीजेपी पार्षद पवन गुप्ता ने संतलाल हाता से सीवर लाइन डाले जाने का मुद्दा सदन में उठाया। मुद्दा उठाने के बाद शुरू हुआ था कानपुर में पार्षद वर्सेस महापौर का विवाद और जिसके बाद महापौर के बेटे बंटी पांडे पर हाता की जमीन हथियाने का लगाया था आरोप।
में आज तक शौचालय की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है। 3500 व्यक्तियों में केवल 4 शौचालय हैं, जिससे हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों ने प्रशासन में हर जगह अपनी मांग रखी, लेकिन हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, क्योंकि कुछ जो कथित मालिक हैं, जो मोहल्ले को अपना बताते हैं, वो महापौर पुत्र बंटी पाड़े जी के माध्यम से इस मोहल्ले को बेचना चाहते हैं। उनकी कुदृष्टि इसमें लग गई है। वो इसमें कोई भी सरकारी काम होने वाला होता है तो इसमें उनको दिक्कत होती है, होने नहीं देते। हम लोग घर नहीं बनवा सकते। हम लोगों के मोहल्ले में कोई रिश्तेदार नहीं आता, क्योंकि हमारे पास शौचालय की व्यवस्था नहीं। और भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों को, जो मौलिक अधिकार, जो बेसिक नीड्स होती है, वो हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं रोशनलाल गुरेल, मलिन बस्ती 111/1 सनलाल हाथे का निवासी हूँ, और हम लोग अपने मलिन बस्ती की समस्या को लेकर के माननीय गवर्नमेंट जी से मिले हैं, क्योंकि हमें पहले जो कानपुर विभाग ने हम लोग को आवंटन किया था, अब कुछ शक्तियां लग गई हैं इसको बेचने और खरीद फरोख्त करने में। मिलने में आप लोगों को दिक्कत आई थी? नहीं, हमारा एडीएम साहब कानपुर नगर के, उन्होंने माननीय मंत्री जी से मिलवा दिया हमको, और उन्होंने आश्वासन दिया मिलवा देंगे। उन्होंने मिलवाया है और हमने अपनी बात उनको स्वेच्छा से रखी है, और हमने बताया कि सर देखिए गवर्नमेंट में जमीन नियत है और यहाँ के अधिकारियों की इस पे नियत खराब है, इसको बेचना चाहते हैं। जलकल महाप्रबंधक ने कहा कि हमें जमीन प्रतीत होती है कि प्राइवेट लैंड है, जबकि कानपुर विभाग ने सारे वहाँ के निवासियों को आवंटन कर दिया। उस पर साफ साफ लिखा है कि आवंटन के बाद साफ साफ लिखा कि ये बस्ती मलिन बस्ती में एक्वायर कर ली गई है और शासन में इसका मौलिक अधिकार निहित हो चुका है। अब पता नहीं किस आधार पे इन्होंने बोल दिया कि ये प्राइवेट लैंड है, जब हम लोग को ये बात जान। अभी आप लोगों ने मुलाकात करी तो क्या आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कराएंगे, और मैं इस पर पूरी गंभीरता से देखूंगा। हरदोई शहर कोतवाली क्षेत्र के बाबा मंदिर चौहान थोक निवासी 15 वर्षीय किशोर आयुष गुप्ता उर्फ उमंग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जनपद में सनसनी फैल गई। किशोर शनिवार सुबह करीब 9 बजे से लापता था, जिसकी परिजन लगातार तलाश कर रहे थे। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। रविवार दोपहर करीब 2 बजे आयुष का शव 52 रोड स्थित निर्माणाधीन बाईपास के पास मिला है। शव भारी सीमेंट स्लैब के नीचे दबा हुआ पाया गया, जिससे मामला और भी गंभीर व रहस्यमयी हो गया। शव मिलने की सूचना पर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने किशोर की हत्या कर शव छिपाए जाने की आशंका जताई है। मौके पर शहर कोतवाली पुलिस पहुंची और आगे की जांच में जुटी। आज दिनांक 4 जनवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के 52 रोड पर निर्माणाधीन बाईपास में एक सीमेंट स्लैब के नीचे एक व्यक्ति के दबे होने की सूचना है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दबे हुए व्यक्ति की पहचान आयुष गुप्ता पुत्र धर्मेंद्र गुप्ता निवासी चौहान थोक थाना कोतवाली शहर के रूप में हुई है। अवगत कराना है कि आज ही थाना कोतवाली शहर पर आयुष गुप्ता के पिता धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा अपने बच्चे के गुमशुदा होने की तहरीर भी थाना कोतवाली पर दी थी, जिसके संबंध में थाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायत नामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम पैनल और वीडियोग्राफी के माध्यम से कराई जा रही है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर सोनभद्र से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में युवक हुआ गिरफ्तार। कर्मा थाना क्षेत्र निवासी आरोपी मोहम्मद कैफ पर हिंदू युवतियों को अश्लील मैसेज भेजने और हिंदी देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मामले को गंभीरता और साथ ही सामाजिक सौहार्द पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभाव के मद्देनजर पुलिस तुरंत हरकत में आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शिकायत मिलने के दौरान पुलिस ने की तफ्तीश। आरोपी मोहम्मद कैफ को तुरंत गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भेजा गया जेल। पुलिस ने किया स्पष्ट धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या फिर समाज में वैमनस्य फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सोनभद्र पुलिस को 3 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्राप्त हुई थी सूचना।
महोबा जनपद के अजनर कस्बे में महान समाज सुधारक एवं भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए उत्साहवर्धन करना रहा है। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के उन छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मुख्य अतिथि दद्दू प्रसाद, पूर्व मंत्री मधुसूदन कुशवाहा, सपा जिलाध्यक्ष बांदा कप्तान सिंह राजपूत, पूर्व विधायक डॉक्टर सनत राजपूत ने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन संघर्ष एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने नारी शिक्षा की अलख जगाकर समाज को नई दिशा दी है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके आदर्श को अपनाने और साथ ही शिक्षा को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाने का आह्वान किया है। क्या नाम है आपका? नवल सिंह कुशवाहा। आज कार्यक्रम हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स ला करके अपने माता पिता अपना क्षेत्र का नाम रोशन किया है उनको सम्मानित किया गया है। और महापुरुषों की जो जयंती है उनकी जो जीवन गाथा है उन पर हमारे आए हुए अतिथियों ने विचार रखे हैं। और क्या कहा? और सभी ने पढ़ने लिखने और एकत्र होकर के अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का हम लोगों को संदेश दिया है। और हमारे जो अतिथि आए हुए हैं सब लोगों ने जो महापुरुषों ने शिक्षा दिलाने का काम किया था उनके विचारों को चिंतन मंथन करके आगे बढ़ने और पढ़ने और संविधान के अनुसार अपना हक अधिकार के लिए लड़ने की बात उन्होंने कही है। इस पर आप अपना अधिकार पा करके अपने उज्जवल भविष्य की एक रेखा रच सकते हैं। पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद जी ने आपका मान सम्मान बढ़ाया है जिला पंचायत चुनाव के लिए, क्या कहना चाहते हैं? वो माननीय मंत्री जी हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है। जो हम जैसे लोग गांव गली से निकल करके समाज के छोटे छोटे कार्यों में हम लोग लगे रहते हैं तो उनका हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद रहता है। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया। इटावा में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिता सहित 2 मासूम बेटों की मौत। नेशनल हाईवे पर जमुना बाग के पास हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट। फिरोजाबाद निवासी विनीत कुमार अपने दोनों बेटों के साथ सैफई स्थित ससुराल में पारिवारिक कार्यक्रम में होने जा रहा था। शामिल पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर और साथ ही तीनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मजदूरी कर परिवार पालने वाला विनीत की मौत से घर में छाया मातम। पत्नी और 7 वर्षीय मासूम बेटे का रो रो कर बुरा हाल। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रक को लिया है कब्जे में, कार्रवाई शुरू की गई है। जमुना बाग के पास हुए इस भीषण हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। जसवंत नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। आज दिनांक 4/1/2026 को एक बाइक पर सवार 3 लोग जिसमें एक पिता एवं उसके 2 बच्चे सिरसागंज से जनपद इटावा की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान नेशनल हाईवे पर जमुना बाग के पास एक ट्रक जो कि डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ जा रहा था अपने ट्रक को बैक कर रहा था। उसी दौरान वह बाइक आकर के ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण बाइक पर सवार पिता एवं उसके दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक इलाज हेतु CAC जसवंत नगर भेजा गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके पर ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। रुपए के लेन देन में लाठी से मारकर युवक की हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कछवा थाना क्षेत्र स्थित बजहा गांव निवासी धीरज सिंह को बीते 29 दिसंबर को घर पर चढ़कर रमेश कुमार सिंह और विनीत कुमार सिंह ने लाठी डंडे से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है और साथ ही स्थानीय CHC में उपचार के बाद वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है तथा जहां इलाज के दौरान धीरज की मौत हो गई है। घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने पुलिस ने भेज दिया है और साथ ही CO सदर ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया है। कछवा थाना क्षेत्र के पंकज कुमार सिंह पुत्र जयप्रकाश सिंह ने थाना कछवा में लिखित तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि घर पर चढ़कर उसके भाई धीरज पर जान से मारने की नियत से लाठी डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और साथ ही घायल धीरज को प्राथमिक उपचार के बाद CHC कछवा ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना में शामिल रमेश कुमार सिंह और विनोद कुमार सिंह को मुखबिर की सूचना पर 3 जनवरी को प्राइमरी पाठशाला रेलवे स्टेशन भैंसा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। CO सदर ने खुलासा करते हुए बताया कि घटना का कारण आपसी पैसे का लेन देन लेकर हुआ था।
मामला है, किस कारण से हत्या हुई थी, क्या था पूरा मामला? देखिए 29/12/2025 को एक झगड़ा हुआ था थाना कछवा के बझा गांव में। ये दोनों लोग अगल बगल के ही रहने वाले हैं। किसी पैसे को के लेन देन को लेके इनमें विवाद पहले भी हुआ था और उस दिन अचानक विवाद हुआ, जिसमें विपक्षी जो आज जेल जा रहे हैं, इन्होंने लाठी डंडे से प्रहार कर दिया। इनको बहुत ज़्यादा चोटें आ गई थी, जिस पर वादी की तहरीर के आधार पर तुरंत पुरानी आईपीसी की धारा 307 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो इसमें धारा 302 आईपीसी की बढ़ोतरी कर इनकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार कर ये दोनों लोग जो हैं मुख्य अभियुक्त हैं, इनको गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। और जो जुड़ा ये सर हत्या है, जमीन को लेकर के कुछ लेन देन हुआ था, क्या इसका कारण बनना है क्या? बेसिकली ये जमीन से लेकर जुड़ा हत्या नहीं है। इसमें एक जो मृतक पक्ष है, इन्होंने मटर बोया हुआ था, खेत था मारने वाले का। जो विपक्षी है इनका खेत था, लेके मटर बोया हुआ था, तो मटर उनको तोड़ना चाहिए था, बट विपक्षी ने ही मटर तोड़ लिया। इसको लेकर इनमें विवाद हुआ और लाठी डंडे से मारपीट हो गई, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। पूरी कहानी सर मटर को लेकर हत्या है? हाँ, ये मटर को लेकर तो नहीं है, मटर के तोड़ने और लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें आज ये दोनों लोग के किसान थे जिनकी हत्या हुई? नहीं, ये बटाई के किसान नहीं थे। ये इन्होंने रेहन पे खेत लिया था, बटाई पे लिया था और ये मटर लगाए थे, मटर तोड़ लिया विपक्षी ने जिन्होंने मारा है, इसी को लेकर वाद विवाद हुआ। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल की दुकान में आग लगते ही लाखों का नुकसान हुआ है और इसका मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की टीम ने मदद के लिए आगे आकर आग पर काबू पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मेन रोड स्थित एक मोबाइल की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस दमकल विभाग की टीम व स्थानीय लोगों की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में हमारे पास रात को 1:30 बजे फ़ोन आया, जो है उसके बाद आके देखा पूरा दुकान जल के ख़त्म हो गया था। फायर ब्रिगेड वाले आए थे, उसके बाद बचाव बताएँ। पुलिस लगभग 10-12 लाख का नुकसान हुआ। रजनीकांत। खबर हमीरपुर से है, जहां प्रयागराज सदर तहसील के कठहुला गौसपुर में निवासी पूरा मुक्ति और साथ ही शरीफ अहमद पुत्र स्वर्गीय मिश्रा ने भूमाफियाओं पर अपनी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार अराजी संख्या 1209 की जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और जिसका विरोध करने पर उसे लगातार धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़ित ने इस संबंध में एयरपोर्ट थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। न्याय की उम्मीद में भटक रहे पीड़ित का कहना है कि प्रशासनिक चुप्पी से भूमाफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। उनका कहना है कि जमीन का विधिवत चिन्हांकन कराए जाने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई संभव हो पाएगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित को समय रहते न्याय मिलेगा या फिर भूमाफिया इसी तरह कानून को चुनौती देते रहेंगे।
दिक्कत आ रही है? आप लोग यहाँ अपनी ज़मीन पर खड़े हैं। ये हमारी ज़मीन है, घोसपुर कटौला 1209 हराजी नंबर है। हमारे चाचा लोग किसी ने बेचे नहीं, हम लोग रहते पूरा मुक्ति में। जबरदस्ती अनिल कुमार चतुर्वेदी झलवा के रहने वाला माफिया है। ये हम लोग को धमकी देते हैं कि जान से मार दिया जाएगा, अब आप ज़मीन को भूल जाओगे। ये हमारी ज़मीन पे आते हैं ज़बरदस्ती कब्जा करने, और पुलिस भी कुछ कार्रवाई नहीं करते। कैसे पता चला आपको कब्जा कर लिया? ये हमें कुछ लोग यहाँ के बताएं कि जल्दी आ जाइए, आपकी ज़मीन कब्जा हो रहा है। हम लोग भाग के आए, और जब भाग के यहाँ पे देखते हैं तो कोई थाने में एप्लीकेशन देते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती उनके खिलाफ, और पैसा लेके सब समझौता उनको किनारे, हम लोग को भगा के किनारे समझौता कर लेते हैं वो लोग, और कोई कार्रवाई नहीं होती। से भाग दौड़ कर रहे हो? जी, हम लोग काफ़ी दिन से, आज 6-7 महीने से भाग रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जान से मारने की धमकी अलग देते हैं। इसकी शिकायत और कहीं किए हो? जी, डीएम यहाँ करें, एसपी यहाँ, और हर जगह कई जगह हमने शिकायत दर्ज करवाएं, तब भी कोई, एयरपोर्ट थाने। कोई आपके परिवार में बेचा तो नहीं से? जी, हमारे परिवार में चाचा लोग कोई नहीं बेचे, हम लोग किसी नहीं बेचे, और ज़बरदस्ती हमारी पूरी ज़मीन है, इसको कब्जा किया जा रहा है। किसके नाम है ये ज़मीन? ये हमारे पिताजी के नाम है शरीफ अहमद, हमारे चाचा का नाम है ये हमारा रईस अहमद, हबीब अहमद, हमारे दादा का नाम है मिन्ना साहब, अब दादा का नाम है साहबुद्दीन। ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। क्या नाम है? मोनू, मोनू अहमद। हम इनके लड़के हैं, शरीफ अहमद के। खबर मिर्जापुर से है, जहां साइबर ठगी के मामले में अमेठी पुलिस ने मनी यादव को गिरफ्तार किया। उसकी मां गीता देवी ने पुलिस से बेटे की सुरक्षित वापसी की मांग की है। पुलिस ने बताया कि मनी का नाम जांच में सामने आया है और उससे उसके घर से उठाया गया है। मामला अमेठी पुलिस का है। मामले की जानकारी होते ही मनी की मां गीता देवी घर वाले और मोहल्ले के लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंची हैं। जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया व पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार द्वारा थाना राय सत्ती, नखासा व हयात नगर क्षेत्र अंतर्गत घरों, दुकानों आदि में बिजली चोरी के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिन जगहों पर बिजली चोरी सप्लाई की जा रही थी, वहां पर बिजली विभाग द्वारा अभियोग पंजीकृत कराकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक, उत्तरी क्षेत्राधिकारी संभल, असमोली आदि अधिकारी गण व बिजली विभाग की टीम, नगर निगम की टीम मौजूद रही। अभी एक ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन मिला है अवैध रूप से, जो बिजली चोरी करके वहाँ पर ई रिक्शा चार्जिंग हो रही है। और एक मिनी चार्जिंग स्टेशन मिला जहाँ पे 40-50 घरों को सप्लाई हो रही थी बिजली। इसके अलावा 20-30 और स्थानों के ऊपर बिजली चोरी पकड़ी गई है। तो अभी अभियान लगातार चलेगा 3-4 घंटे, तो उसके बाद हम एग्जिट डाटा दे पाएंगे कि कितनी चोरी है। और उसके अतिरिक्त एक यहाँ पे मुस्तफ़ा मस्जिद है, वहाँ पर भी बिजली चोरी पकड़ी गई। कितना लोगों अभी संभल में था? आप बता रहे थे क्या प्रोसेस है और किस तरीके की टीमें बनाई गई, किस तरीके की चेकिंग अभियान, कितनी टीम बाकी किए गए? संभल के ज़्यादातर क्षेत्रों में 20% से कम लाइन लॉस हुआ है, लेकिन कुछ एरिया अभी भी हैं, कुछ पॉकेट हैं जहाँ पे 50% से ज़्यादा लाइन लॉस है, तो वहीं पर टीम बनाकर कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर डुमरियागंज क्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से जुड़े 2 अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इलाके में आक्रोश और तीखी बहस छिड़ी है। पहला वीडियो भवानीगंज थाना क्षेत्र के दईपार गांव का बताया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग दंपति पर तिरंगा जलाने का आरोप है। दूसरा वीडियो डुमरियागंज के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ा है, जिसमें वे कथित तौर पर तिरंगे से मुंह और नाक पोंछते नजर आ रहे हैं। दोनों वीडियो को लेकर लोगों में गुस्सा और विरोध खुलकर है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। बड़ा सवाल है, क्या पुलिस दोनों मामले में समान कार्रवाई करेगी या कार्रवाई सिर्फ बुजुर्ग दंपति तक ही सीमित रह जाएगी?
शाहजहांपुर में सर्द मौसम के बीच सेवा की गर्माहट देखने को मिली, जहां वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स ने जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण अभियान चलाया। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी सामाजिक सराकोर को मिसाल पेश करते हुए वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स ने कंबल वितरण कर अभियान की शुरुआत की है। रविवार को शहर के मोहल्ला मघई टोला में 50 जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें कंबल वितरित किए गए और 1 दशक से अधिक समय से वीआईपी ग्रुप धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से जन सेवा में सक्रिय है और समाज में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ग्रुप के प्रवक्ता कौशलेंद्र मिश्रा ने बताया कि वीआईपी ग्रुप का उद्देश्य केवल मदद करना नहीं बल्कि समाज के हर सक्षम व्यक्ति को सेवा और मानवीय दायित्वों के लिए प्रेरित करना है ताकि जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंच सके। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप पदाधिकारियों ने कहा कि भीषण ठंड के मौसम में कंबल वितरण जैसे अभियान गरीब और असहाय लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं और साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे और सभी ने भविष्य में भी ऐसी कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमा अग्रवाल ने बताया कि ऐसा आयोजन समाज में करुणा और आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करता है। हमारा प्रयास है जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिलती रहे। हर साल कंबल वितरण होता है। लगभग पिछले 10 साल से वीआईपी ग्रुप कंबल वितरण कर रहा है। आज के दिन से ही वीआईपी ग्रुप का कंबल वितरण का 2026 का शुभारंभ हो गया है। आज लगभग 50 जरूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया है। ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड की ओर से हर साल जाड़ों के दिनों में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाता है। तो आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर मघई टोला में हम लोगों ने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया और ये लगातार हम लोग की सोच रहती है कि ज़रूरतमंद तक मदद पहुंच पाए, क्योंकि जाड़े का मौसम है, बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही है। तो ऐसे में कंबल का वितरण करना वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड की ओर से एक छोटी सी जो मदद है उन लोगों तक पहुंचे और आगे भी इस तरह के हम लोग जो है कार्यक्रम करते रहेंगे। सारे मेंबरों ने मिलकर सब एक कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो अंदर मन में भाव जगा कि सबको ये हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हर साल हम लोग कंबल वितरण का करते ही हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने लोगों ने जरूरतमंद लोगों को कंबल दिया। हरदोई रंजना होटल में 3 अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला मामले में अधिवक्ताओं ने किया चक्का जाम। रंजना होटल के मालिक अनुराग शुक्ला व उनके अन्य कर्मचारियों की गिरफ्तारी के अधिवक्ता कर रहे मांग। अभी तक शहर कोतवाली ने नहीं की किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी। शहर कोतवाल पर अधिवक्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप, जमकर लगाए पुलिस मुर्दाबाद के नारे। हरदोई में शहर क्षेत्र में अपराध एवं गुंडागर्दी अपने चरम पर है। निर्दोष को गिरफ्तार किया गया और असली आरोपियों को बचाने में लगे हैं शहर कोतवाल। अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है और हड़ताल पर चले गए अधिवक्ता जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जारी रहेगी हड़ताल। सड़क जाम कर अधिवक्ताओं कर रहे हंगामा। मौके पर क्षेत्र अधिकारी नगर भारी पुलिस फोर्स के साथ स्थिति को काबू करने की कर रहे प्रयास। थाना कोतवाली नगर में कल रात को रोहित सिंह जो एडवोकेट हैं एक तहरीर दिए कि मेरे द्वारा रंजना होटल पर अपने कुछ साथियों के साथ खाना लेने गया था, जिसमें विवाद हो गया और रंजना होटल के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। इस तारीख पर अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस द्वारा एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया है और सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। वकीलों से बातचीत की गई, वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हैं। पुलिस जल्द से जल्द शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। कल शाम की घटना है। हमारे 3 अधिवक्ता साथी रंजना होटल पर खाना पैक कराने के लिए गए हुए थे। उसी समय होटल मालिक ने बेवजह उनसे विवाद करके उनके साथ मारपीट की और एक अधिवक्ता दीपक पाल हॉस्पिटल में गंभीर अवस्था में भर्ती है। उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने FIR हम लोगों के कहने पर दर्ज की। बड़ी मुश्किल से हम जब करीब 100-150 अधिवक्ता उपस्थित हुए थाना कोतवाली शहर में, उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR दर्ज की। उसके बाद वो 3 निर्दोष बच्चों को जो यहाँ रोटियाँ सेकते हैं या सप्लाई करते हैं, खाना सप्लाई करते हैं, बेटर हैं, उनको भर्ती कर लिया, वहाँ थाने अरेस्ट कर लिया जाके। वो निर्दोष हैं। उन तीनों लोगों से भी हमारी बातचीत हुई तो उन तीनों ने भी बताए कि एक कोई जतिन था और एक अनुराग था, एक कोई और अमित, 3 अन्य लोग थे। उन्होंने नाम बताए जो पकड़ के ले गए, जो नाम बताए, जो पकड़ के गए हैं थाने, वो निर्दोष हैं। असली अपराधियों को पुलिस बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि होटल मालिक हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हम अधिवक्ताओं की मांग है कि उन सभी
जो असली मुजरिम है, जिन लोगों ने घटना कारित की है, जिन लोगों ने हमारे अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की है और उनका अपमान किया है, उन सबको तुरंत उनकी गिरफ्तारी की जाए। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हमारे सभी साथी आंदोलन पर रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल सिंह है। सर, आज किस चीज को लेकर रोड जाम किया गया है, क्या वजह है? आज कल रात में एक घटना रंजना होटल पे की गई। उनके मालिक, उनके कर्मचारी द्वारा हमारे एक सम्मानित अधिवक्ता दीपक पाल के साथ गंभीर उन्हें चोटें पहुंचाई गई, जो मेडिकल कॉलेज में रात में हम लोगों ने भर्ती कराया। रात में हम लोग थाने में FIR 307, 308 में दर्ज कराई। मेरी पुलिस प्रशासन से मांगा, आज मैंने अपना प्रदर्शन इसलिए दिखाया है कि मैंने आज एक दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस प्रशासन को कि अगर कल तक पूरे मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होती है और चालान नहीं आता है तो कल से हम लोग अपना आंदोलन और उग्र करेंगे, अनिश्चित काल के लिए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 लुटेरों को लगी है गोली, 2 तमंचा कारतूस व लूट की गई ई-रिक्शा बैटरी बरामद हुई है। आपको बता दें, दोनों घायल लुटेरों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। लुटेरे लवकुश ओझा और चांद रानीगंज के रहने वाले हैं। ई-रिक्शा बुक करके सुनसान इलाके में की थी लूटपाट और साथ ही दिलीपपुर थाना के बाशीपुर गाँव में हुई है मुठभेड़। चौहरजन पुल के पास यशो दिलीपपुर व उनके प्रेक्षक व फोर्स के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हो गई, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाने पर 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। एक अभियुक्त का नाम चांद सनाफ रामरिच जो कि सराय शेर खान का निवासी है और दूसरा अभियुक्त लवकुश पिता का नाम राकेश जो कि श्रीपुर का निवासी है। दोनों अभियुक्त रानीगंज के निवासी है और इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 3/26 को दिलीपपुर के राम आधारगंज में 4 बदमाशों द्वारा ई-रिक्शा तय करके ले जाया गया और सुनसान स्थान पर तमंचा व चाकू के बल पर ई-रिक्शा की लिथियम आयन की बैटरी, ई-रिक्शा चालक का मोबाइल व कुछ पैसे लूट लिए गए थे, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उन्हीं बदमाशों की सूचना आज चौहरजन पुल के पास थी, जिस पर यशो दिलीपपुर में फोर्स के पहुंचे और उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर लगातार गोली चलाई जा रही थी, जिसमें आत्मरक्षा गोली चलाने पर बदमाश के पैर में गोली लगी है। घटनास्थल से ई-रिक्शा की लिथियम आयन की बैटरी भी बरामद की गई है और अभियुक्तों द्वारा चलाए गए तमंचे, कारतूस आदि बरामद किए गए हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। दोनों अभियुक्तों को तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ रवाना किया गया है और शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में प्राइवेट अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों ने सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन का गठन किया है। संगठन का उद्देश्य इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने के बाद डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाना और साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामे होने की घटनाओं के दौरान एक दूसरे को सहयोग देना। हाल ही में निजी अस्पतालों में इलाज के दौरान मरीज की मौत के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें मृतकों के परिजनों की ओर से अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई है। और साथ ही हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे माहौल में डॉक्टरों को इमरजेंसी केस लेने में डर लगता है। जिन लोगों का इलाज कर उनकी जान बचाई जा सकती है उन्हें भी रेफर करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। इसीलिए लोगों एक मंच पर आना जरूरी है। संगठन में हरिद्वार जिले के कई डॉक्टर और अस्पताल के संचालक भी शामिल रहे। बोला अपना दर्द उन्होंने बोला। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन मैं आपको ये बता दूं कि जो सारा खेल मोर्टेलिटी का होता है, 90% मोर्टेलिटी होती हैं जच्चाओं की, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं। इसमें 2 फैक्टर निकल कर आते हैं। एक तो जो पेरीफेरी पे इस तरीके के सेंटर्स खुल गए हैं जो कि 12-12 हज़ार में, 13-13, 15 हज़ार में, 10-10 हज़ार में ऑपरेशन कर देते हैं और उसके बाद वहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मरीज़ तो क्या है, सीधा है, ठीक है, मरीज़ उनको क्या समझ रहा है कि वो डॉक्टर हैं, है ना। उसके बाद वही मरीज़ मान लीजिए रिस्क में चला जाता है, हाई रिस्क हो जाता है, और वो फिर हमारे पास रेफ़र होके आता है और किसी कारणवश उसकी फिर हमारे यहाँ मृत्यु होती है, जबकि हमारे पास वेंटिलेटर है, हमारे पास ICU है, हमारे पास राउंड द क्लॉक फिजिशियन है, हमारे पास एनेस्थेटिस्ट है। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होता है, वो सिक स्टेट में हो चुका होता है। तो वो मरीज़ क्या सोचता है कि वो भी डॉक्टर था, ये भी डॉक्टर है। अल्टीमेटली उसकी मृत्यु कहाँ हुई, हायर सेंटर में, जैसे हम लोगों जैसे सेंटर में।
तो जो एक इम्पैक्ट जाता है उसके दिमाग में वो ये जाता है कि डॉक्टर ने ही मेरा केस ख़राब कराए और डॉक्टर ने मेरी जांच सही से नहीं करी, मेरा इलाज सही से नहीं करा, मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं करा, मेरी डिलीवरी ठीक नहीं करी और उस मरीज़ की मृत्यु हो गई। तो मैं मरीज़ों से ये अपील करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ऑथराइज डॉक्टर को समझें, डिग्री होल्डर डॉक्टर्स को समझें, उनकी वैल्यू करें। एसोसिएशन हरिद्वार का उद्देश्य ये है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे उसके ओनर्स डॉक्टर्स ना भी हों या उसके ओनर्स जो हैं BMS डॉक्टर्स हों, सारे सबको एक छत्र के नीचे लेके आया जाए ताकि जो भी निर्णय हो वो सारे डॉक्टर्स का, पूरे हॉस्पिटल हरिद्वार के मेडिकल डिपार्टमेंट का एक हो। अभी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में है, जबकि अभी से ही हमें और जगह से भी बातें हो रही हैं कि हमें भी इस संगठन में शामिल किया जाए, और पर अभी तक जो इसका विस्तार है वो हरिद्वार जिले तक ही है। शिक्षा की नींव है, बात है कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग ही जो है वो इलाज का की धुरी है। अगर उसमें खाई बनने लग जाएगी, जो कि पिछले कुछ माह में ऐसा देखने को मिला है, तो उससे संबंधित हम चाहते हैं हम पेशेंट तक पहुँचें, हम उन्हें समझा पाएँ कि आप सही अस्पताल में जाइए, सही जगह इलाज करवाइए। कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हॉस्पिटल को पता है कि ये पेशेंट हमारे लेने लायक नहीं है तो उसे सही जगह पहुंचाना भी उसकी ही जिम्मेदारी। जितनी नैतिकता से काम कर सकें उतना हरिद्वार के मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के लिए अच्छा रहेगा। कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित किए जाने की तीर्थ पुरोहितों की मांग पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सवाल खड़े किए तो संतों ने उसका स्वागत किया। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे जल्दबाजी में दिए जाने वाला फैसला बताया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कुंभ क्षेत्र कहां तक है, इससे पहले भी बात को डिसीजन हो चुका है और हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र की बात है तो इस पर अभी कुछ भी कहा जाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कुंभ क्षेत्र रुड़की, मंगलौर और साथ ही बहादुराबाद, श्यामपुर तक है। ऐसे में फिर से गैर हिंदुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या उनको विस्थापित किया जाएगा या नहीं। उन्होंने इस फैसले में फिलहाल कोई जल्दबाजी में उन्होंने कहा कि इस पर भी कोई चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत अभी नहीं है। वहीं संतों ने तीर्थ पुरोहितों की मांग का स्वागत करते हुए कहा कि प्राचीन काल से इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और अगर इस पर सरकार कोई फैसला लेती है तो वह स्वागत योग्य होगा। राव जी, कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए वर्जित करने की मांग चल रही है, गंगा सभा भी कह रहे हैं और सीएम साहब भी इसमें क्या किस तरह से देखते हैं? कुंभ क्षेत्र कहाँ तक है पहले तो निर्धारित करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो पंचपुरी है और ऋषिकेश है, ये दोनों जो क्षेत्र हैं ये पहले से ही गैर हिंदुओं के लिए वर्जित है। और हर की पैड़ी क्षेत्र में तो कोई रात्रि होटल में भी निवास नहीं कर सकता है। अब कुंभ क्षेत्र की बात है, आपका क्वेश्चन सही है या गलत है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि कुंभ क्षेत्र तो हमारा पूरा रुड़की, मैंगलोर, पूरा श्यामपुर, पूरा इलाका इसमें आता है। पूरा आपका श्यामपुर आता है, पूरा आपका ऋषिकेश तक का, और बल्कि पूरा जो स्वर्ग आश्रम है, सारे इलाके आते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिमांड में पढ़ रहा था, आज गंगा सभा की कोई डिमांड इस तरह की आई है, लेकिन इस पर काफी कुछ चिंतन मंथन और अध्ययन करने की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने भी क्योंकि देखना पड़ेगा स्थिति क्या है। जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के स्थायी आवास गैर हिंदुओं के हैं, उनके लिए क्या करेंगे, उनको क्या रिहेबिलिट करेंगे, क्या करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर कुछ भी बोलना अभी ज्यादा जल्दी बोलना उचित नहीं। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आज गंगा सभा का जरूर मैं सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा था।
खबर महोबा से है, जहां महोबा में कड़ाके की ठंड अब झगड़ों की वजह बन रही है। जिला उप जेल में नहाने के दौरान पानी के छींटे पड़ने पर दो कैदी आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि गैर इरादतन हत्या के आरोपी ने एक गैंगस्टर वादी का गला दांतों से काटकर उसे घायल कर दिया। घायल कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बुंदेलखंड में ठंड का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि अब पानी की एक बूंद की भी मारपीट की वजह बन गई है। महोबा जिला उप कारागार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। यहाँ जेल की सलाखों के पीछे दो खूंखार कैदी सिर्फ इसीलिए आपस में भिड़ गए क्योंकि एक कैदी पर दूसरे ने नहाते समय पानी डाल दिया था। हाड़ कपा देने वाली ठंड में हुए इस पानी विवाद ने जेल प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह के वक्त जिला जेल के अहाते में कैदियों के नहाने के लिए लाइन लगी थी। सभी कैदी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी 2023 से धारा 309, 308 गैर इरादतन हत्या के आरोप में बंद सिरसी खुर्द निवासी कैदी हरिओम तिवारी ने नहाने के लिए बैठे गैंगस्टर एक्ट के आरोपी कमलेश पर पानी डाल दिया। भीषण ठंड में अचानक शरीर पर पानी गिरते ही कमलेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने विरोध किया तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों भीतर हो रही इस उठापटक का देख अन्य कैदियों में हड़कंप मच गया। इसी बीच आरोपी हरिओम ने कमलेश के गाल को अपने दांतों से बुरी तरह काट कर उसे जख्मी कर दिया। गाल से खून बहता हुआ सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और दोनों को किसी तरह अलग किया गया। कमलेश नाम है, गिरा मनारी के हैं। कहाँ से आए हो, क्या मामला हो गया? महोबा जेल से यहाँ झगड़ा हो गया। किससे झगड़ा हुआ? हरिओम पंडित। किस बात को लेकर? पानी डालने के लिए। तो क्या किया उसने? उसने सर पानी डाला, मैंने मना करा, लोग गालियाँ नहीं देने लगा, घिची पकड़ के काट खाया। अभी कहाँ आए? अभी महोबा अस्पताल। दो बंदी थे जो अंडर ट्रायल बंदी हैं, हमारे बैरक नंबर 6 में रहते हैं। स्नान करने के लिए दोनों बंदी एक जगह पर उपस्थित हुए थे। उसमें पानी के छींटे पड़ गए एक दूसरे से, तो उसमें आपस में लड़ गए। एक बंदी ने दूसरे बंदी के मुंह पे दांत से काट लिया। उसको उपचार के लिए हम लोगों ने यहाँ से डॉक्टर साहब के कहने पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा है और सामान्य चोट लगी थी और वो उसका उपचार करवा के हम लोग वापस मंगवा लिए। किस तरीके की स्थिति है? ठीक है, शांत है और बस यही दोनों बंदी आपस में लड़े थे और बाकी तो हमारी यहाँ शांति है, पूरी शांति, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी पुलिस के द्वारा एक कैदी को यहाँ पे लाया गया था। कैदी ने ये बताया है कि उनके बीच, दो जनों के बीच में लड़ाई हो गई थी और किसी दूसरे ने उसको यहाँ पे काट लिया था और हमने यहाँ पे प्राथमिक गिरफ्तार कर दिया पेशेंट को और उसको भेज दिया गया यहाँ से। हाँ, वो बता रहा था कैदी आपस में उनका झगड़ा हो गया था और दूसरे वाले ने उसको यहाँ पे काट लिया है। कैसी हालत है कैदी? ठीक है, उसको टाके लगा दिए हैं और उसको उपचार कर दिया गया है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में भूमिहीन परिवारों को पीड़ा एक बार फिर सामने आई है। वर्ष 2023 में भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा जिन भूमिहीनों को बसने के लिए पर्चा दिया गया था, वे आज भी पक्के आशियाने से वंचित है। मजबूरी में ये परिवार झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। भूमिहीनों का आरोप है कि उन्हें अब तक ना तो बसाया गया है और ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। इसके बावजूद जगदीशपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा झुग्गी झोपड़ी खाली कराने और इलाके से हटाने की धमकी दी जा रही है। इससे परिवारों में भय और असंतोष का माहौल व्याप्त है। इस मामले को लेकर भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में इन भूमिहीन परिवारों को बसने के लिए पर्चा दिया गया था, लेकिन आज तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया है। इसलिए है कि हम लोग 65 भूमिहीनों को पर्चा दिया गया था 2023 में। उसमें से भी मतलब अभी तक हम लोग को बसाया नहीं गया है। बार बार डीएम साहब के पास जाते हैं, एसपी साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, एसडीओ साहब के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, डीसीएलआर के यहाँ जाते हैं। हम लोग को बलगला करके भगा दिया जाता है। डीएम साहब, कमिश्नर साहब आदेश दिए हैं, फिर भी सीओ जो है नहीं बसा रहा है हम लोग को। बार बार आजकल का जो है ना भाषण देते रहता है, आज तक बसाया नहीं गया है। कल आपके उप मुख्यमंत्री आ रहे हैं जनता संवाद में,
क्या आप लोग फरियाद लेके जाइएगा वहाँ पर? वहाँ जाके हम लोग अपना हक के लिए कि चीर दो धरती का सीना, निकाल लो अपने हिस्से का रोटी। जब हम लोग को पर्चा दिया गया है तो हम लोग को अभी तक बसाया नहीं गया है। और वहाँ पर सीओ वीडियो जो है गैर मजरुआ जमीन पर, सरकारी जमीन पर इंदिरा आवास दे रहा है। वो क्या उनका चाचा जी का पैसा है जो सरकार का पैसा है जो सबको बांट रहा है? और जिस पर्चाधारी को भूमि मिल गया है उसको आज तक अब जमीन पर बसाया नहीं गया है। और दलाल या घुसखोर या जो है कि गैर कानूनी काम करने वाले जो ऐसे सरकारी जमीन को जब्त करके रखे हुआ है उसको इंदिरा आवास दिया जा रहा है। ये कहीं रूल है? गैर मजरुआ जमीन को कब्जा करके उस पर इंदिरा आवास दिया जाए? सीओ का शिकायत आपने उप मुख्यमंत्री से कीजिएगा? एकदम करने जाएंगे, जुलूस के साथ जाएंगे। कहाँ के सीओ? जगदीशपुर अंचल के सीओ और बीडीओ दोनों, जो भी आज हम लोग को 23 में पर्चा दिया गया है और सबसे 23 में हम लोग को पर्चा दिया गया है, आज तक नहीं बसाया गया है। सबके हाथ में देख लीजिए कि हम भाजपा दुग्गी झोपड़ी मंच के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है। देला छै जगदीशपुर अंचल में और हमरा सने बार बार भगायल आवे छै, लेकिन हमरा ने फरियाद करे छी कि हमरा ने बसाय दे तब हमरा ने घर उजा जुग्गी झोपड़ी में हमरा सने रही रहलो छी। हमरा सने ठंडा दिनों में बाल बच्चा का कहाँ जेबे? हमरा ने बसा देते तो हमरा सने यहाँ चलो जेबे। कल आपके यहाँ आ रहे हैं मंत्री, हमरा ने बसाबो तब हमरा ने गुजारियो। कागज दे दिया गया, अब पर्ची दे दिला छै, लेकिन हमरा ने बसा न रहलो छै। 2023 में पर्ची देले शीला देवी। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन रोड पर रविवार को एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने राहगीरों की रूह तक हिला दी है। रॉन्ग साइड से फर्राटा भरती एक कार अचानक साइकिल से जा टकराई और साथ ही टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक साइकिल समेत हवा में उछल गया और कई दूर फीट जाकर गिरा है। सनसनीखेज इस हादसे का पूरा दृश्य पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से साइकिल सवार युवक को टक्कर मारकर सड़क पर पलट देती है कार। और साथ ही बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त कार भागलपुर के किसी डॉक्टर की है। कार का एयरबैग खुलने से चालक बाल बाल बच गया है, लेकिन साइकिल सवार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग घायल युवक को मदद में जुटे रहे, लेकिन घटना के करीब 1 घंटे बाद तक पुलिस नहीं पहुंची है। हम देखे यही कि कचहरी चौक पे यहाँ पेट्रोल पंप के सामने साइकिल वाला खड़ा था और उधर से इतना बाइक में कार आया कि इतना ठोका कि कहने का बात नहीं है। और इतना ठोकने के बाद वो ब्रेन चूर करने के बाद भी वो भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं सका। उसका आपका चक्का सब अंचल पंचर सब हो गया, ठीक है। लेकिन वो जिसको धक्का मारा वो बचे या नहीं बचे, अभी हमको लगता है कि नहीं बचेगा वो, ठीक है। ब्रेन उसका चूर हो गया। घायल कितना लोग? एक आदमी घायल है जिसको साइकिल वाला साइड में। कार में कितने लोग? मेरा नाम रंजीत मंडल हुआ। कार में एक ही आदमी था। घायल कौन है? साइकिल वाला? साइकिल वाला। क्या नाम है आपका? रंजीत मंडल। ड्राइवर फरार? नहीं, ड्राइवर को भी मायागंज भेजे हुए हैं। हाँ, उसका हॉस्पिटलाइज में। अब देखिए वो क्या कर सकता है। भागलपुर सूबे के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार विभाग की मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 5 जनवरी को भागलपुर के टाउन हॉल में पूर्वाह्न 11 बजे पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है और साथ ही जिला प्रशासन की ओर से शिकायत दर्ज करने वालों पर लोगों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं आमजनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री पहले शिकायतकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, इसके बाद संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में सभी अपर समाहर्तों और साथ ही DCLR जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी और साथ ही बंदोबस्त पदाधिकारी, साथ ही CEO राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। क्या कार्यक्रम उनका? राजस्व संबंधित जो आम जनों से संवाद है, राजस्व संवाद है, इसको लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, तो उसको लेकर के हम लोगों ने तैयारियां किया है। जितने भी हमारे पास मामले अधिकारियों के पास लंबित थे उस सबको हम लोग त्वरित गति से डिस्पोज अप कर रहे हैं। साथ ही आम जनता वहां आ करके अपना कोई ऐसी समस्या है
जिसका कि निदान अभी तक नहीं हो पाया है, या जो उनके संज्ञान में लाना चाह रहे हैं, उसके संबंध में भी अवगत करा सकते हैं। बिल्कुल 5 जनवरी की तिथि तय हो गई है और स्थान नगर भवन में ही टाउन हॉल को ही हम लोगों ने रखा है। थैंक यू। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर सुल्तानगंज के बैकटपुर गांव के रेशमी कुमारी ने प्रेम प्रसंग मामले में अजगैबीनाथ धाम के अगवानी पुल के समीप गंगा में छलांग लगाकर डूबकर आत्महत्या करने पर नाविक व ग्रामीणों ने बचाई जान। इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर डूबी युवती को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने इलाज करते हुए युवती की बचाई जान। इस घटना को लेकर रेशमी कुमारी ने बताया कि सुशांत यादव दुधौला के रहने वाले से 4 साल पूर्व शादी होने पर आज सास के द्वारा झगड़ा होने पर घर से निकालने पर अजगैबीनाथ धाम से अगवानी गंगा घाट पहुंचकर गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या करने पर नाविक व ग्रामीणों ने हमारी जान बचा ली है। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच कर रही है, छानबीन में जुटी है। भागलपुर उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। इस बयान का विरोध अब बिहार के भागलपुर में दिखने को मिल रहा है, जहां महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। भागलपुर की महिलाओं ने कहा कि यह बयान न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है, बल्कि यह महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखने वाली घृणित और अस्वीकार्य सोच को भी दर्शाता है। महिलाओं का कहना है कि ऐसे बयान समाज में महिलाओं के सम्मान और समानता की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। महिलाओं ने मांग की है कि सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अपने शब्दों की मर्यादा रखें और इस तरह के बयानों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। बिहार की महिलाएं तो सम्मान, सौभाग्य और सामर्थ्य की प्रतीक हैं। बिहार की महिलाओं के लिए उत्तराखंड के एक माननीय मंत्री के पति के द्वारा अभद्र और मानवीय और मैं कह सकती हूँ बिल्कुल निम्न स्तर का जो बयान आया है कि बिहार की लड़कियां 20 से 25 हजार में मिल सकती हैं विवाह के लिए, ये बहुत ही उनके निम्न स्तर को दर्शाता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता जो देश के समस्त बहनों के रक्षक हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का कार्य सदैव किए हैं। ऐसी परिस्थिति में चाहे किसी भी दल का नेता हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, महिलाओं के प्रति यदि कुत्सित मानसिकता रखते हैं तो वो दंडनीय भी है, वो निंदनीय है। और हम तो उत्तराखंड सरकार से यह मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में कोई भी इस देश के किसी भी हिस्से की महिलाओं के लिए ऐसी निम्न स्तर की मानसिकता रखते हुए ऐसे वक्तव्य को ना दें। बयान किस तरह देखते हैं आप? उत्तराखंड के मंत्री के जो पति हैं उन्होंने जो दिया बयान बिहार की महिलाओं को लेकर, क्या बिहार की महिला 20 से 25 हजार दिखती? ये बहुत ही निंदनीय है जो उन्होंने बयान दिया है, इसकी मैं कड़ी आलोचना करती हूँ। जिस माँ ने उनको जन्म दिया, जो पति उनके बच्चों की जननी है, जिस बेटी का के वो पिता है, क्या उन बच्चियों के वो की कीमत वो से 20 और 25 हजार रुपये लगा रहे हैं? इतनी उनकी औकात नहीं कि वो बिहार की महिलाओं को खरीद सके। मैं ये कहती हूँ बिहार की महिला क्या, देश की महिला, पूरे विश्व की महिला पूजनीय है। उसकी आप तुलना पैसों से नहीं कर सकते हैं। है फूल कोमल सी जो सौंदर्य की धरोहर है, जो माँ लक्ष्मी का रूप है, जो दुर्गा का रूप है, वो हाथ लगाओगे तो कर में खड़क धारण कर माँ काली भी बन जाएगी। ये आज की युग की नारी है, ये आज की युग की नारी है। और ऐसे शब्द बोलने से पहले आपको 50 के 1000 बार सोचनी चाहिए। और मैं इस बात की कड़े आलोचना करती हूँ, उन्हें अपने माफी मांगनी चाहिए। भागलपुर पूर्व मुख्य सचिव मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश सरकार स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह को आज जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। रेड क्रॉस सोसाइटी स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। स्वर्गीय सुनील कुमार सिंह का जन्म 25 फरवरी 1957 को ग्राम जमुआ, जिला मुंगेर में हुआ था। उनका निधन 31 दिसंबर 2025 को लगभग 70 वर्ष की आयु में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश सरकार में वे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव के पद
पर कार्यरत रहे हैं। सेवा काल के दौरान उन्होंने अपने अर्जुन भाइयों को अरुणाचल ले जाकर शिक्षा दिलाई है और साथ ही जिनमें से 2 आज भी अरुणाचल सरकार में कार्यरत हैं और साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने 0 माइल में अपना आवास बनाकर रहते थे। वे अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़ गए हैं। कार्यक्रम में जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने उन्हें सादगी, विचार और समाज सेवा का प्रतीक बताया है। तो थे ही हम लोग के प्रमुख गार्जियन के तौर पे हम लोग को हमेशा दिशा निर्देश दिया करते थे और उनका वर्क डेडिकेशन और समय प्रतिबद्धता ये उनका काबिले तारीफ था। क्योंकि जब बोल देते थे कि 10 बजे आना है तो 10 बजे आकर के कॉल करते थे, डॉक्टर साहब आप कहाँ हैं। तो हम लोग खुद शर्मिंदा हो जाते थे कि ये इतना बुजुर्ग हो करके जो है 2 मिनट पहले, समय से पहले पहुंच करके हमें कॉल कर रहे हैं। इसलिए इस दिवंगत आत्मा को मैं ये प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो अपने चरणों में जगह दें। शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम कलदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हमें जो है अपने लोगों को जाने का दुख तो होता है, लेकिन वास्तविक जो है आत्मा अमर है। आत्मा कभी मरती नहीं, न शस्त्र उसको अग्नि जला सकती है, न शस्त्र उसको काट सकता है, क्योंकि वह अमर है। और इसलिए यह शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाना एक महज संजोग है। यह लोगों को पीड़ित करता है, लेकिन यह वास्तविकता के झुटलाया नहीं जा सकता। यह मृत्यु लोक है, इसमें जो आया है उसका जाना भी निश्चित है, लेकिन अपने कर्म को सही ढंग से करके जाना एक महत्ता रखती है। और वह महत्ता जो है सुनील सिंह जी में थी और उनके लिए हम लोग दुखी हैं, लेकिन यह सकून है हम लोगों की। उन्होंने जो कार्य किया वह अच्छा किया और उनके कार्यों को हम लोग बाद में भी याद करते रहेंगे और हमेशा उनको याद करेंगे। जब भी उनकी प्रेरणा हम लोगों के सामने आएगी तो हम लोग उसको याद रखेंगे। सुनील कुमार सिंह जो हमारे बीच अब नहीं रहे, हमारे जीवन जागृति सोसाइटी के अभिन्न अंग थे, हमारे संरक्षक थे और उनका जो कद था वो बहुत बड़ा कद था, लेकिन उसके अनुपात में बहुत सादा जीवन जीते थे। वो अरुणाचल गवर्नमेंट में एक्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर थे और वो कई और पदों को उन्होंने सुशोभित किया। वो लगातार करीब 10 वर्षों से हमारे संस्था को लगातार अपना सहयोग देते हैं, अपना सुझाव देते हैं। आज जीवन जागृति सोसाइटी के तमाम सदस्य हम लोग मर्माहत हैं। उनका 2 दिन पहले देहांत हो गया और हम लोग आज गमगीन हैं। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में जगह दें। बरबीघा चौक थाना चौक पर बरबीघा विधानसभा के प्रथम सदस्य, महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य रहे स्वर्गीय श्री कृष्ण मोहन प्यारे उर्फ लाला बाबू की प्रतिमा का विधिवत अनावरण माननीय बरबीघा नगर परिषद सभापति सोनू कुमार के द्वारा किया गया है। लाला बाबू का 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस सभा के अध्यक्षता पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रोशन कुमार के द्वारा की गई है। वहीं मंच संचालन का कार्य शंभू सिंह के द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्री राम रुचि कॉलेज के प्राचार्य श्री संजय सिंह, पूर्व प्राचार्य रामविलास हिंदू, प्रोफेसर सुधीर मोहन शर्मा, प्रोफेसर शिव भगवान गुप्ता, प्रोफेसर कैलाश प्रसाद सिन्हा और साथ ही वरिष्ठ चिकित्सा डॉक्टर रामनंद सिंह, वार्ड परिषद करणी देवी और साथ ही सुनील सिंह, रामजी सिंह, अभय सिंह आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे।
125वीं जयंती के अवसर पर माननीय अध्यक्ष नगर परिषद बरबीघा सोनू जी के द्वारा मूर्ति का अनावरण हमारे गरिमानीय अतिथियों के बीच हुआ है। उनके द्वारा यह किया गया है। सारे बरबीघा वासियों के लिए ये गर्व का क्षण है कि आज हमारे बीच लाला बाबू का मूर्ति लगा है। ये बहुत हम लोग का सौभाग्य की बात है। ये बहुत वर्षों से डिमांड था, लेकिन संजोग और समय ये बहुत अच्छा लगा कि 125वीं जयंती पर यह मूर्ति का अनावरण का मौका मिला और यहाँ के लोगों के सहयोग से ये मूर्ति का अनावरण हो पाया। आज जो भी शैक्षणिक संस्था बरबीघा में देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, चाहे जो भी देख रहे हैं, सभी के कर्म फलों का ये रहा और बहुत ही बड़े पुरुष रहे हैं। ये हर समय शिक्षा विधि को भी कहा जाता है। हाँ, श्री बाबू के साथ में बहुत लंबे दिनों तक काम किए हैं। यहाँ तक त्याग किए कि श्री बाबू के लिए अपना त्याग किए थे, तब फिर जाकर श्री बाबू यहाँ विधायक बने। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री सह भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा इन दिनों जिलावार जमीन संबंधी मामलों की समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही जमीन परिमार्जन मोटेशन और साथ ही वर्षों से जमीन को लेकर पेंडिंग मामलों को लेकर या अधिकारियों द्वारा की जा रही लापरवाहियों पर फीडबैक ले रहे हैं। और साथ ही इसी मद्देनजर भागलपुर के टाउन हॉल में भी इस भूमि जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजित कार्यक्रम किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साथ ही संवाद करेंगे। इसको लेकर आज विजय सिन्हा भागलपुर पहुंचेंगे और साथ ही शहर के एक होटल में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में वहां पहुंचे, जहां भारी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता, नेताओं व कई संख्या के सदस्यों ने उनका स्वागत किया है। विजय सिन्हा ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं किसी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का नहीं हूं। जो बिहार की जनता के साथ जो नियम के विरुद्ध काम करेंगे उसको संज्ञान में लेकर विभाग कार्रवाई करेगी और साथ ही सारे अधिकारी रहेंगे, समाधान का प्रयास करेंगे और अलग अलग नेचर के कुछ मामलों की भी तहकीकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है, नई सरकार की नई पहल है। हम लोग बिहार की जनता को जो भी मूल समस्या है, बिहार के लोगों के लिए भूमि का एक एक इंच का महत्व है, उस महत्व को रक्त रंजित करने वालों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन है। भूमि से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है, अलग अलग तरह के विषय पर हम लोग संवाद करेंगे। सारे हमारे कर्मचारी, पदाधिकारी, बीसीएलआर, एडीएम, डीएम सब लोग रहेंगे और उसके समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे और अलग अलग नेचर के कुछ मामले को हम लोग वहीं तहकीकात करेंगे। सर, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं, इससे पहले इतना बड़ा प्रयास नहीं किया गया था। पूरा बिहार आपके साथ बड़ा काम नहीं है, हमारी जिम्मेवारी है। नई सरकार की नई पहल, हम लोग बिहार की जनता का जो मूल समस्या है, क्योंकि घनी आबादी का बिहार के लोगों के लिए भूमि का एक एक इंच का टुकड़ा भी कितना महत्वपूर्ण है। बिहार में रहने वाले इसका महत्व समझते हैं और उस महत्व को रक्त रंजित करने वाले लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कुछ संघ को रास नहीं आ रहा है, ये सरकार से शिकायतें कर रहे हैं लगातार। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, किन्हीं को समस्या है तो आके मिलेंगे। सर, जो है क्या गुड्डू बाबा के द्वारा पत्र लिखा गया है, कोटेल निवास जो है लालू यादव का, उसको लेकर के अवैध है, उसको लेकर जांच के लिए लिखा गया। देखिए, मैं किसी व्यक्ति का या किसी पार्टी का नहीं, जो बिहार की जनता के साथ नियम विरुद्ध गलत करेंगे उसको संज्ञान में लेकर विभाग कार्रवाई करेगी। किसी मामले में कल सुनवाई होनी है लालू यादव की याचिका पर। माननीय न्यायालय अपना काम करे। क्या लगता है, फिर से जेल होनी चाहिए?
अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठंड लगने से लोगों में ब्रेन हैमरेज और साथ ही पैरालिसिस मारने का भी खतरा बढ़ जाता है। उक्त बातें बिहार के जाने माने मशहूर सर्जन एवं सत्यम हॉस्पिटल सहरसा के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल शरण सिंह ने रविवार को भरौली चकला स्थित अपने फार्म हाउस पर कंबल वितरण के दौरान कहा है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक ठंड रहने पर भी अचानक लोग शौक या फिर बाथरूम में के लिए जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, जिससे कोल्ड वेव के कारण ब्रेन हैमरेज और पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि लोग दबे कुचले लोग गरीबी के कारण आवश्यकता अनुसार गर्म कपड़े और अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज हमने सत्यम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CSR और साथ ही एक्टिविटी के तहत भरौली शर्मा टोला, कुमेदान टोला और साथ ही मसहरी टोला, पासवान टोला सहित अन्य गांवों के सैकड़ों लोगों के बीच ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया है। डॉक्टर पूनम सिंह ने कहा कि महिला को गर्म कपड़े पहनने के साथ बच्चों की देखभाल करना चाहिए। ठंड में गर्म पानी और मोटा अनाज और दाल का सेवन करना चाहिए। मौके पर मनोज सिंह और साथ ही निर्मलेंदु सिंह, दीप्र सिंह और साथ ही दीपक सिंह, शंभू शेखर सिंह और साथ ही गुलशन सिंह, पूर्व पैक्स अध्यक्ष राजीव सिंह, मनोज यादव, अशोक शर्मा, पंकज यादव, कन्हैया यादव, राघव सिंह, मनीष सहित अन्य लोग वहां पर मौजूद रहे। ऐसा है कि समाज में जो दबे कुचले और गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको आर्थिक संसाधन की कमी रहती है और इस चिपचिपी ठंड में जो कि अभी कोल्ड वेव चल रहा है, इसमें हम लोगों ने CSR सहरसा सत्यम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के CSR एक्टिविटी के तहत हम लोगों ने कंबल बांटने का निर्णय लिया था। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पर कंबल बंटवाने का काम किया है, जिससे गरीब लोगों को ठंड ढकने के लिए थोड़ा सा ये ठंडक से थोड़ा कमी करने के लिए हम लोगों ने इस कंबल वितरण का काम किया है। सर, कोई उपाय बताया जाए जो कि गरीब आदमी जो है ठंड में कैसे बचे, कैसा पोषक तत्व चाहिए और कैसे संभल के रहे ठंड से। ठंड में सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोगों को मेरा ये संदेश रहेगा कि आप अनावश्यक ठंड में बाहर ना निकलें। और रात्रि के समय यूजुअली गांव देहात में लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग लोग वो जो है सो पेशाब करने के लिए बाहर निकलते हैं। उस समय प्राय ऐसा होता है कि अचानक ठंडा का वजह से उनको हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। इस कारण से मैं यही कहूँगा कि बुजुर्ग लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा ऐसा बर्तन सब रख दिया जाए, जिससे कि वो अपने घर के अंदर ही अपने किसी कोने में ही अपना मूत्र विसर्जन करें और कम से कम ठंडा में जो है वो अपना इससे नहीं लगे। उससे वो अचानक मृत्यु से बचेंगे। या लकवा ये सब जो मारा होता है हेमेप्लीजिया जिसको कहते हैं कि CVS, उससे वो लोग बचेंगे। क्योंकि जाड़ा में अचानक बाहर निकलने से धमनी जो होता है कंट्रैक्ट कर जाता है, स्पाजम कहते हैं। उसके होने से सडन जो है उसको ब्लड सप्लाई ब्रेन में कम होता है, जिससे उचित होकर गिर जाते हैं। गिरने की वजह से या तो स्ट्रोक होता है या गिरने से ट्रॉमा होता है। चोट लगने की स्थिति में भी वो बेहोश होकर के तो उनको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो हुआ इसके लिए बचने के लिए। और दूसरी बात है कि जाड़ा के समय में आप लोगों को ज़्यादा तरल वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए। सॉलिड फूड जैसे होते हैं उसको आप खाइए। हम लोग के यहाँ जो रोटी होता है, ये होता है मक्के की रोटी होती है, ये सब का सेवन ज़्यादा कीजिए। दाल का उपयोग भरपूर करिए। अगर दूध मिलता है तो दूध भरपूर मात्रा में पीजिए। दही खाने का थोड़ा सा कम खाइए और ठंडा शीत पेय से थोड़ा बचिए। थैंक यू सर। कहाँ आई थी? भरौली आई थी। किस लिए? कम्बल लेने। कौन कम्बल दिए? कम्बल कौन दिए? किसने वितरण किया? किसके द्वारा बांटा गया? हाँ? अरे कौन वितरण किया कम्बल जी? कम्बल लेने के लिए कौन वितरण कर रहे हैं? डॉक्टर गोपाल शरण सिंह कहाँ पर वितरण कर रहे हैं? भरौली में। तू कथी ले बोले छी? इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।